पिक्चर साफ है। अब आप समझना। किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये महोबा के कुछ किसान हैं और जीवामृत लेने आए हैं और इनके कुछ सवाल हैं। जैसे एक सज्जन एक सरपंच साहब हैं, इन्होंने कहा कि हमें खेती में हल्दी करनी। अक्सर किसान कहते हैं और गेहूं की प्राकृतिक खेती कैसे करें, केले की प्राकृतिक खेती कैसे करें, साहब धनिया की प्राकृतिक खेती कैसे करें, साहब मुझे बगीचा लगाना, बगीचे में प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। मैं रोज़ाना आपको एक ही चीज़ बोलता हूं कि प्राकृतिक खेती किसी फसल की नहीं होती। प्रकृति में हम फसलें बोएंगे। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति को ठीक करना। प्रकृति की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार खेती करना और प्रकृति को ठीक करना, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती करनी है आपको। प्राकृतिक खेती, पहली बात तो यह खेती का मतलब फसल बोना नहीं होता। खेती का मतलब फसल उगाना। खेती फसल उगाना खेती नहीं है। खेती प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उन सब का संवर्धन करना। तो प्रकृति में क्या है? प्रकृति में दो चीज़ें हैं। एक तो है जड़ जगत, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ये धर्म का, पूजा का, सनातन का विषय है। प्राकृतिक खेती एक सनातनी खेती है। सनातनी व्यवस्था का नाम प्राकृतिक खेती है। सनातन धर्म है। तो खेती और धर्म एक ही चीज़ है। प्राकृतिक खेती कहो या उसको सनातन धर्म कहो। धर्म और खेती एक ही चीज़ है। धर्म में हम पंच महाभूत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं और खेती में भी इसी का करते हैं। और खेती की परिभाषा है कि भूमि एवं फसलों का। खेती का मतलब क्या है? ये फसल भी अगर उगाएंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, फसल उगाना ही खेती। तो फसल कहाँ उगाएंगे? फसल उगाएंगे हम खेत में। अब जिस किसान के पास खेत नहीं है वो क्या खेती कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? जिस पे एक बिस्वा जमीन नहीं वो क्या खेती करेगा? और जिसके पास 10 एकड़ जमीन है कहने के लिए, लेकिन वो बंजर है, तो बंजर जिसके पास बंजर जमीन है खेती कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो आज जो जमीन है वो बंजर भी नहीं है और फर्टाइल भी नहीं है। आज की जो जमीन हमारे देश की है वो बंजर होने की कगार पर खड़ी है। बंजर हुई नहीं है लेकिन बंजर होने की कगार पर है। जैसे हमारी जो जमीन है इसमें जीवांश कार्बन होना चाहिए 1%। 1% क्या? जीवांश कार्बन। अब आपने मिट्टी की जांच कराई है, सब ने कराई है। जीवांश कार्बन कितना? 0.3%। अब आप बात समझना, जिस धरती का जीवन 70% खत्म, 1% होना चाहिए कम से कम, बचा कितना है? 0.3। मतलब खेती की जान 0.3% बनी। तो मैंने कहा बंजर होने की कगार पर ही तो है। अब स्थिति ये है कि जमीन बंजर होने की कगार पर है। आपके गांव के जंगल, मतलब खेत की मेड़ के पेड़ और गांव के खलिहान के पेड़, जंगल खत्म हो गए। जलाशय की बात करें तो जलाशय जल
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चूर। तो जलाशय, जो गांव में जलाशय थे जिसमें हम लोग नहा करके बड़े हुए, जलाशय इतने खूबसूरत थे कि अगर मैं घर के बाहर हूँ, जलाशय के पास हूँ, प्यास लग जाए तो पानी पी लेता था। आज ये जलाशय खत्म है, और अगर कहीं बचा है तो पानी पीना नहाना तो दूर, अगर मैं किसी को 500 का नोट दूं कि भैया इसमें हाथ डाल दे अपना, तो हाथ भी नहीं डालेगा, क्योंकि हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें इतना कचरा, इतनी गंदगी भरती है, डिस्पोजल और ये और वो, पॉलीथीन से अटा पड़ा है, उसमें मेंढक नहीं, जोंक नहीं, मछली नहीं, उस पानी में जीव भी नहीं पनप रहा है, इतना विषैला पानी कर दिया। तो जलाशय खत्म, जलाशय खत्म तो कुएं, गांव के कुएं खत्म, तो जमीन बंजर हो गई, जंगल खत्म हो गया, जलाशय खत्म हो गए, और गांव में रहने वाली चिड़ियां, तितलियां, मधुमक्खियां, गिद्ध, मेंढक सब खत्म हो गए। यानी जीव जंतु खत्म। अब ऐसे में देश कह रहा है हमें नेचुरल प्राकृतिक खेती करनी है। अब किसान भी कुछ चाह रहे, जैसे आप ही लोग यहाँ तक चल के आए, तब क्यों आए कि चलो होता है सोशल मीडिया में जे सचान साहब की वीडियो देखी, तो वो होता है जो जीवामृत बांट रहे, और हम भी जीवामृत लाएंगे तो डीएपी बड़ी महंगी हो गई। और अभी तो परसों मोदी जी ने कह दिया कि भाई डीजल की खपत कम करो, डीएपी की खपत कम करो। अभी तो कहा है जिस दिन डीएपी मिलेगी नहीं, उस दिन लोगों को मेरी बातें याद आएंगी। यार भगवान कसम होता है से ले आउते जीवामृत, तो वे तो कब से चिल्ला रहे कि जीवामृत डालने के बाद डीएपी की ज़रूरत ही नहीं पड़त, लेकिन हमने कभी यकीन ही नहीं किया। डीएपी अगर ऐसे ही सस्ती मिलती रहे तो कोई यकीन करेगा भी नहीं। लेकिन जिस दिन डीएपी से सब्सिडी खत्म होकर के 4200 की बिके या 1400 में मिले ना, तो कहाँ जाओगे? तो हमारे पास आओगे कि सचान साहब वो दे दो जंगल वाला जीवामृत, ने हम बना लें, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है, सबसे बड़ी बात है कि जमीन को उर्वर बनाना। जो धरती माँ है ना, धरती माँ, धरती को माँ कहते हैं, और इसी से सारी चीजें, जीवन की हर खुशियां, गांव की समृद्धि, देश की समृद्धि, शरीर का निरोगी होना, भोजन में स्वाद आना, बच्चों की बीमारियां, बच्चों को बीमारियां ना हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, गांव से कोई पलायन ना करे, गांव फिर से समृद्धशाली हो, तो क्या काम करना है? पहला काम है अपनी धरती, देश में जो 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना है। ध्यान रखना, भोजन की, पानी की, हवा की, जो मूल इंसान की 3 जरूरतें हैं, वो धरती की समृद्धि के बिना पूरी नहीं हो सकती। और आज देश का हर व्यक्ति, राजनीति करने वाला, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ व्यक्ति, देश का टेक्नोक्रेट और देश का किसान, इसी धरती माता की ऐसी तैसी करने में लगा है। मतलब जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में छेद, जिस नाव में बैठे हैं उसी को डुबो रहे। तो धरती माता जीवन का आधार, सनातन का सत्य, भगवान का सत्य, पूजा का सत्य, जीवन का सत्य, धरती के बिना कोई सपना पूरा नहीं हो सकता।
तो धरती माता को फर्टाइल बनाना है, कैसे बनेगी? तो मैं 3-4 सूत्र बताता हूँ। पहले तो ये समझना इस धरती को बर्बाद कैसे किया। धरती प्रारंभ से तो खराब थी नहीं, तो धरती बर्बाद कैसे हुई? देखना आप, धरती बर्बाद हुई हरित क्रांति आने के बाद। कैसे? देश में अंग्रेजों की नीतियों के कारण, मैं फिर बता दूं, 17वीं शताब्दी में देश में मुगलों का शासन था। 17वीं शताब्दी मुगलों का शासन था, तब भी देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल पीरियड में भी भारत सोने की चिड़िया था। मुगल पीरियड में भी भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, यहीं से ज्ञान का चिराग जलता था। 17वीं शताब्दी में दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, कृषि नीति या राज करने की नीति, उसमें क्या था? किसान के ऊपर टैक्स प्रणाली इतनी थोपी गई कि जो किसान 10 एकड़ में खेती करता था, 10 एकड़ में, और उसके पास 2 जोड़ी बैल थे, 2 जोड़ी, देखिए पश्चिम के लोगों को बीफ बहुत अच्छा लगता है, गाय का, गौवंश का मांस। जब इंडिया में लोग आए तो इंडियन काऊ का मांस उनको और अच्छा लगा। तो पहले तो बहुत लोग गाय, कुछ लोग आधे पर्दे गाय बैल बुढ़े होने पर बेचते थे और कुछ लोग नहीं बेचते थे। अब उन्होंने कहा यार बुढ़े बैल का, बुढ़ी गाय का मांस इतना अच्छा है तो जो यंग गाय होगी उतना कितना अच्छा होगा। लेकिन यंग गाय कोई बेचता नहीं था। जवान गाय, जवान बछड़ा कोई बेचता नहीं था। गाय बछड़े बेचे जाते थे। बैल जब वो बुढ़े काम नहीं करते थे, दूध नहीं देते थे, तभी बेचते थे। फिर भी आधे लोग तो उनको खूंटे पर ही रखते थे। इनको मांस बहुत अच्छा लगता है, तो इन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई कि किसान जो 10 एकड़ का है वो 5 एकड़ में टैक्स इतना लगा दो कि ये किसान सोचे कि 10 एकड़ यार बेकार में खेती करें, चलो 5 एकड़ करते हैं। जब 5 एकड़ में खेती, चूँकि 5 ही एकड़ में इसका परिवार चल जाएगा, 5 एकड़ में जब खेती करेगा तो एक जोड़ी ये बेचेगा तो मुझे बीफ मिलेगा। फिर देश आज़ाद हो गया। 1947 में देश आज़ाद हो गया। इन्होंने कहा अब तो देश छोड़ के जा रहे हैं, अब बीफ कैसे मिलेगा? तो बोले इनको ट्रैक्टर की हैबिट डलाओ। पहले देश में सारे लोग बैल से खेती कर रहे थे, अब इस देश में ट्रैक्टर आ गया। बोले ट्रैक्टर आएगा तो अभी ये काम धंधा जारी रखेंगे और यहाँ गौवंश कटेगा, हमारे देश में आएगा, काम चलता रहेगा। तो ये जो खेती की बर्बादी अंग्रेजों ने शुरू की, और अंग्रेजों के जाने के बाद जब हमारे देश में, जब गुलामी के पहले हमारे देश में 12.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन में खेती होती थी। पूरी जमीन बोई जाती थी, एक कई बार क्यों ना बोई जाए। अंग्रेजों की पॉलिसी से 6.5 करोड़ हेक्टेयर में जब खेती होने लगी थी, यानी खेती का रकबा आधा हो गया था। इसलिए 47 में देश के पास खाद्यान्न नहीं था। तो जिन लोगों ने हरित क्रांति के जो जनक हैं, उस समय के पॉलिसी मेकर, उस समय के वैज्ञानिक, वो इतने तो बेवकूफ़ नहीं थे, इतिहास तो उन्होंने पढ़ा था। तो उनको ये समझना चाहिए कि मेरा देश एक दिन सोने की चिड़िया था, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि मैं भूखों मरने लगा? तो अगर वो पता करते तो पता चल जाता कि ये जो आधुनिक पॉलिसी है ना, खेती के साथ जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, उसके कारण ये सब गड़बड़ हुआ है। मुगलों के ज़माने में तो सब अच्छा था।
तो फिर से ये होता कि किसान फिर से खेती का रकबा बढ़ाए, फिर से बैल से खेती करे, अब टैक्स वैक्स, अब तो हम आज़ाद हो गए। वो नहीं किया, सीधे क्या किया, गेहूं लाया गया। पहले तो गेहूं खाने के लिए आया, लोगों को रोटी अच्छी लगी, तो गेहूं की पैदावार चूंकि ज़्यादा है, ये भी एक प्रायोजित धंधा था। पहले हमारे देश में लोग खाना खाते थे खरीफ में, ज्वार बाजरा मक्का बो करके पूरे साल भर की अनाज इकट्ठा करते थे। गेहूं रबी की फसल है, ये बिल्कुल एक सेट एजेंडा था। ये ठंडे मुल्कों की क्रॉप है, वहाँ पानी नहीं चाहिए इसको, यहाँ पानी चाहिए। तो बोले गेहूं जब आएगा तो नहर खुदेंगी, फिर धीरे से बोरिंग होंगी, फिर ये बोरिंग का पानी निकालेंगे, इनकी ज़मीन का नीचे पानी जाएगा, बोरिंग को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यूरिया की आदत डलवाऊँगा, फिर धीरे से फास्फेट की आदत डलवाऊँगा, फिर किसानों को लालच आएगा, फिर धान का क्षेत्रफल बढ़ेगा, फिर फलों सब्जियों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, फिर उसमें चूँकि ये नाइट्रोजन फास्फेट पड़ने लगा तो ज़मीन में, तो क्या हुआ कि हम इस ज़मीन पर लोड ज़्यादा देते गए और ज़मीन को जो चाहिए था कार्बनिक पदार्थ, घास फूस, कूड़ा करकट, मल मूत्र, कंपोस्ट की खाद ये देना बंद कर दिया। यूरिया डीएपी पोटास, यूरिया डीएपी पोटास दे, पेस्टिसाइड वीडिसाइड इंसेक्टिसाइड, मेड़ काटो पेड़ काटो, पानी लूटो, नकदी फसलें बो। तो धीरे धीरे ज़मीन बंजर होती चली गई और जीवांश कार्बन 17वीं शताब्दी में मेरे देश की ज़मीनों में जीवांश कार्बन 1 था, और जब मुल्क आज़ाद हुआ है तब हमारे देश में जीवांश कार्बन 0.6 था। सुनना, आपको याद होगा कि जब 0.6 था, आज के ठीक 50 साल पहले, तो आप पूरे देश में रबी में सिंचाई के साधन नहीं थे, कोई पलेवा नहीं करता था। रबी की फसलें जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई थी। बिना पलेवा के बो दो, बिना सिंचाई के काट लो, बिना यूरिया डीएपी काट लो, ना कोई बीमारी थी ना कोई कीड़ा था, क्योंकि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.6 तब भी थी। अब जैसे कोई आज की तारीख में इतनी हो गई। अब प्राकृतिक खेती के बारे में हम बताएं, कोई बताए, जब प्राकृतिक खेती की मुहिम की बात आती है तो जो रासायनिक खेती में सम्मिलित लोग हैं, धंधेबाज, जिनको पेस्टिसाइड कंपनियों से, फर्टिलाइजर कंपनियों से, सीड कंपनियों से, कृषि यंत्र कंपनियों से जो कमीशन लेते हैं, वो क्या कहते हैं जनता को, किसान को, भैया सुनो बात तो ठीक है, लेकिन प्राकृतिक खेती में पैदावार कम हो जाती है, ये ध्यान रखना, कहीं फिर ऐसा ना हो देश भूखों मरने लगे। इनको मैं डंके की चोट से कहता हूं कि ये सारे लोग कंपनियों के दलाल हैं, इनको समझ नहीं है। और ये उदाहरण देते हैं, देखो 1950 में हम लोग भूखों मरते थे। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि महोदय, इतिहास पढ़ना है तो 70 साल पुराना क्यों पढ़ते हो? इतिहास पढ़ना तो 3 साल पीछे लौट जाओ, जब हम दुनिया भर को भोजन परोसते थे। भूखों मरना छोड़ो, हम दुनिया को खिलाते थे। कब? जब मेरी धरती माता स्वस्थ थी। और कैसे स्वस्थ थी? गांव में कोई सड़कें नहीं थीं, कच्चे मार्ग भी नहीं थे। तब आपको याद होगा, साइकिल से पैदल चलने वाले खेत की मेड़ से चलते थे। मेड़ें कैसी थीं? साहब ये खेत है और ये 1-1 मीटर चौड़ी ये मेड़ें थी। तो लोग मेड़ों पर चलते थे, साइकिल से, पैदल, बाइक से। चक्रोट थे ही नहीं। बरसात जब होती थी लबालब पानी भरता था, खेतों में बढ़ता था, गांव के जलाशय थे, जलाशयों में भरता था। खेतों की मेड़ों पर पेड़ थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मैकेनाइज्ड खेती करके, रासायनिक खेती करके हमने अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बर्बाद किया।
ज़मीन के नीचे के पानी को लूटा और ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद किया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती के ऊपर रहने वाली अनगिनत वनस्पतियों को, अनगिनत जीवों को पेस्टिसाइड डाल के मारा। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि पंच महाभूत परमात्मा भगवान ने, प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई थी, पहले प्रकृति की एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जब मैं नष्ट करता हूँ तो हमारा जीवन संकट में फंसता है। तो लोगों ने कहा कि आपको ख्वाब दिखाए, किसानों को लालच दिखाया कि इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी, इससे ऐसा होगा, तुम लखपति बनोगे, तुम करोड़पति बनोगे, मेरा ये सामान ले लो, मेरा ये बीज ले लो, मेरा ये कृषि यंत्र ले लो, तुम पॉली हाउस लगा लो, तुम नेट हाउस लगा लो, तुम ऐसा कर लो। क्या माल बेचना है उनको? आज किसान की जो मजबूरी है कि जब 100 रुपया का पैदा करता है तो उसकी 70 रुपये की लागत है। जब मंडी पहुंचता है तो कोई ठिकाना नहीं उसकी फसल क्या हिसाब बिकेगी। देश पूरा जानता है कि अर्थशास्त्र का नियम है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर तय होता है। जैसे इस साल टमाटर का किसान बर्बाद हो गया, आलू का किसान बर्बाद हो गया, केले का किसान बर्बाद हो गया, प्याज का किसान बर्बाद हो गया। ये चना मटर मसूर सस्ता बिकता है, लेकिन चलो बिक जाता है, बर्बाद नहीं होता। आबाद नहीं होता तो बर्बाद भी नहीं होता। लेकिन फलों के और सब्जियों की बेवकूफ़ी में जो फंस जाता है तो ज़्यादातर लोग बर्बाद हैं। और अगर नहीं बर्बाद हैं, मान लो फल सब्जी उगाने वाला किसान थोड़ा कमा रहा है तो दुनिया को बर्बाद कर रहा है। कैसे? कि फलों में सब्जियों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है कि वो फल सब्जी जो भी खाता है वो कैंसर का मरीज हो जाता है, बीपी का, शुगर का मरीज हो जाता है, उसका सर चकराता है, डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या करने का मन करता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी आप देख ही रहे हो, युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का आदेश नहीं मानते, अपनी मनमर्जी से सारे काम करते हैं और मनमर्जी की सीमाएं लांघ गए। सामाजिक रीति रिवाज बंधन सब उन्होंने तोड़ दिए। आज कोई बाप अपनी लड़की को, लड़के को डांट भी नहीं सकता, क्योंकि डांटेगा तो घर से भाग जाएगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ है। उसका कारण ये है कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो सब बर्बाद हो गई। तो मैं यहाँ धरती की बात करता हूँ। जब सनातन की बात करता हूँ तो सनातन में सबसे पहला भाग है धरती माता। तो धरती माता क्यों बर्बाद हुई? लालच के चक्कर में। हमें ज़्यादा अनाज चाहिए, ज़्यादा सब्जियां चाहिए, चाहे यूरिया डालो, डीएपी डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ भी करना, पानी लूटो, जंगल काटो, चिड़िया मारो, तितली मारो, मत कुछ भी मर जाए, मुझे 10 लाख की फसल चाहिए। तो कहा गया दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। किसान के साथ तो यही हुआ, गांव के साथ तो यही हुआ। चले थे धनाढ्य बनने और कर्ज में डूब गए। तो न राम मिला, यानी न परमात्मा मिला, न भगवान मिला, न भक्ति, न पूजा, कुछ नहीं। और हम धन से भी गए और भगवान से भी गए। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है सनातन की व्यवस्था को मजबूत बनाना। और सनातनी व्यवस्था में पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत में धरती सबसे पहले है। जब हम धरती को माँ कहते हैं तो धरती का मतलब है, हमें धर्मगुरु भी ये सत्य नहीं बताते। फिर कहूँगा मैं, अभी कई धर्मगुरु तो हमसे इसी बात के नाखुश हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों बोलता है। हम बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं। धरती को कहा गया आदि पिता सदा शिव। और धरती माँ तब बनती जब इसके ऊपर वनस्पतियां होती हैं। ये जो माँ शब्द है, माँ बना है वनस्पतियों से, क्योंकि माँ पालती है। इन वनस्पतियों को कहते हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा।
दूसरा नाम है दुर्गा का पार्वती, तीसरा नाम है महालक्ष्मी, चौथा नाम है अन्नपूर्णा। तो ये शिव है और ये माता पार्वती है। अब सुनना, शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। कभी आप पौराणिक कथाओं को पढ़ें और उनकी कड़ियों को जोड़ें और अध्ययन करें। शिव पार्वती को कहते हैं, शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर, आधा शरीर नर का है और आधा शरीर नारी का है। धरती को आप ऐसे काटिए तो ऊपर की जो हरियाली है वो माँ है, नीचे का हिस्सा शिव है। और खेती में यही सिखाते हैं क्या, कि धरती में फसलों को उगाने का वह मैनेजमेंट जिससे हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन आज की जो आधुनिक कृषि है वो क्या कहती है, तुम धनाढ्य बनने की अभिलाषा में आगे बढ़ो, धरती लुटती वो लुट जाए, उसके नीचे का पानी लुटता वो लुट जाए, तुम कर्ज में डूबते हो तो डूब जाना, तुम मरते हो तो मर जाना, लेकिन ये बाजार को जिंदा रखना। तुम अपनी खेती करने के लिए भी बाजार से यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र लाना और अपना जो पैदा करना वो फिर बाजार बेचने आना, और फिर बीमार हो जाओ तो फिर शहरों के अस्पताल में आना, फिर अपने बच्चों को गांव से पढ़ाना, गांव में बच्चों का भविष्य नहीं तो शहरों में पढ़ाना, हमारे कॉन्वेंट में पढ़ाना, यानी कि तुम जो कमाना सब हमको दे जाना। तो मैं किसान को क्या सिखाता हूँ? अब किसान कहता है कि साहब क्या बता रहे हो आप, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो जिनको समझ में आ रही वो समझ लें, और जिनको ना समझ में आए वो मरने की तैयारी करें, क्योंकि मरना तो है। आज देश में 20,000 के आसपास किसान आत्महत्या कर लेता है हर साल। अभी समय बीतने दो, 2-4 साल बाद 40-50 हज़ार किसान आत्महत्या करेंगे, फिर लाखों किसान आत्महत्या करेंगे, क्योंकि ये जमीन जिंदा नहीं रहेगी तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसी का नाम है, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। क्या? धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म क्या है? धर्म है धरती, धर्म है वनस्पतियाँ, धर्म है सनातन। धर्म का नाम है ज्ञान। देखना आप, खेती का ज्ञान जहाँ है वहाँ खुशियाँ हैं, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ दुखों का कोई नामो निशान नहीं होता, और जहाँ अज्ञान होता है, ये बात किसान के, ये जो ज्ञान है, धरती माँ, तो माँ माने वनस्पतियाँ, धरती में जो हम खेती करते हैं वो माता की खेती करते हैं, माता मुझको पालती है। लेकिन धरती को कौन पालेगा? तो देखिए 4 जा हैं। जमीन, प्राकृतिक खेती का मतलब क्या? जमीन उर्वर हो, जलाशय, जल, जलाशय हो या जब जलाशय खूब हो, वर्षा का पानी खूब रुके, जंगल, खेत की मेड़ों पर खूब पेड़ हों, और जीव जंतु, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, मेंढक के सब खूब हो, इसका नाम है प्राकृतिक खेती। अभी हम जमीन को बंजर बना रहे हैं लाभ के चक्कर में, पानी को लूट रहे हैं लाभ के चक्कर में, जंगल को काट रहे हैं और जीवों को मार रहे हैं। और मनुष्य सोचता है कि मैं मुस्कुराऊंगा, तुम नहीं मुस्कुरा सकते। केमिकल में सर जस्ट अपोजिट कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। हाँ, तो मैं अब तुम बाद में आए, मैं कह रहा हूँ कि हम उल्टा चल रहे हैं। हम जो सनातन धर्म है ना, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। हम अपने कागज़ के नोट के चक्कर में फंसे हैं। जमीन जाए भाड़ में, इंसानियत जाए भाड़ में, जंगल जाए भाड़ में, मछली जाए भाड़ में, चिड़िया जाए भाड़ में, ज्ञान जाए भाड़ में, पैसा है।
भाई जाए भाड़ में, मम्मी पापा जाए भाड़ में, मेहरिया जाए भाड़ में, सामाजिक समरसता जाए भाड़ में, हमारे पास नोट आने चाहिए। आज की तारीख में धर्म नोट, भगवान नोट, पूजा नोट, सबको रुपया चाहिए। नेताजी को भी चाहिए, ब्यूरोक्रेट को भी चाहिए, टेक्नोक्रेट को भी चाहिए, माफिया को चाहिए, ठेकेदार को चाहिए, किसान को भी चाहिए, सबको कागज़ का नोट चाहिए। नोटों के अभिलाषा में इधर उधर इंसान भटक रहा है और नोटों की लूट हो रही है। इंसानियत, मानवता, प्रकृति, सनातन, करुणा, दया सब जाए तेल लेने, इसीलिए आदमी रो रहा है। ठीक है ना, बंद कर देता।